नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस दिन के तीसरे लेक्चर पर। मित्रों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 50 टॉप प्रश्नों पर जिनका डिटेल विश्लेषण किया जाएगा। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि आज मैं तीसरी बार ये बात बोल रहा हूँ। और डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से लेक्चर अब आएंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। आप लोग इस बात को गंभीरता से समझिए, वरना एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, बाकी सब कुछ तो चल ही रहा है ज़िंदगी में, है ना। और यदि किसी को हमारा पेड ग्रुप चाहिए तो 7054161270 पर कॉल कर सकता है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला प्रश्न है 75 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है स्त्रियों के लिए विवाह अनिवार्य कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र संस्कार है जो उनके द्वारा संपन्न किया जाता है। यानी ये एक तरीके का कमेंट है। अब ये कहा है PNPV काने ने, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र इनकी बुक है, धर्मशास्त्र। आप लोग नोट कर लीजिएगा PV काने की। अगला, जोर जबरदस्ती क्या निर्दिष्ट करती है? जोर जबरदस्ती क्या बताती है भैया? तो ये कहती है अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए शारीरिक बल के प्रयोग को नहीं। दूसरा, सामाजिक जीवन का विध्वंस करने वाली सबसे बड़े पैमाने की हिंसा। ये बेसिकली सभी सही हैं। अगला, समाज में युद्धरत समूहों का प्रचलन, ठीक है। सामाजिक अंतरक्रिया को जिसमें एक व्यक्ति समूह अपनी इच्छा को दूसरे पर थोपता है। ये बेसिकली शक्ति की परिभाषा है। और एक चीज़ आप लोगों को मैं आज बता देता हूँ, जब 4 विकल्प दिए हों और चारों लगभग ठीक हों तो उसमें वो उस विकल्प को चुना जाता है जो सर्वोत्कृष्ट सही होता है। जैसे इसमें डी सबसे सही, बाकी चारों ठीक हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसने पर संस्कृति ग्रहण के अध्ययनों में योगदान नहीं दिया? पर संस्कृति ग्रहण मेरे लेक्चर में जाकर देखिए, मैं बता चुका हूँ, तो उस पर टाइम पर वेस्ट नहीं करूँगा। ये इस पर काम नहीं किया है बिल्कुल अकबर ने। और अकबर का काम किस क्षेत्र में है आप लोगों को 3-4 बार बता चुका हूँ, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अगला, निम्नलिखित में से किसने यह दृष्टिकोण रखा कि हम सामाजिक संरचना की बात एक वचन में नहीं कर सकते? बहुत सही बात है। ये कहा गया SF नडेल के द्वारा। SF नडेल ने कहा कि हम ये बात एक सामाजिक संरचना को एक लाइन में डिफाइन, एक शब्द में डिफाइन नहीं कर सकते। समनर ने अपने समाज के मॉडल को क्या कहा? इन्होंने अपने समाज के मॉडल को कहा है मतैक्य मॉडल। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। विलियम ग्राहम समनर, इनके बारे में डिटेल जानकारी पहले बता चुके हैं, चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। आगे, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। मेरे पुराने सारे वीडियोस देख डालिए, सफलता सुनिश्चित करने में सहायक हैं, ये गारंटी के साथ हम कह रहे हैं। 80 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। सामाजिक संबंधों का जाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आबादी की सफलता, ठीक है। ये अच्छा, ये कहा जा रहा है कौन सी समाज की विशेषताएं हैं? तो पहला सही था, दूसरा सही था, जन्म द्वारा सदस्यता के लिए, ठीक है। जन्म द्वारा सदस्यता, ये कोई खास पॉइंट नहीं है। व्यापक संस्कृति समाज की होती है। तो इस तरीके से 1, 2, 4 ज़्यादा सही विकल्प हैं। वैसे 3 भी लगेगा, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन नहीं है तो फिर 1, 2, 4 ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। 81 नंबर, कौन एक सामाजिक संबंध है? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ले लेते हैं। 2 सेनाओं के आमने सामने होना, एक परीक्षा में बैठे 30 विद्यार्थी, नहीं, सामाजिक संबंध नहीं है। एक मूसलाधार वर्षा के दौरान आश्रय लेने के लिए भागते लोग, ये भी नहीं है। सिनेमा दर्शक, ये भी नहीं। पहला ऑप्शन।
एक व्यक्ति जिसने बहुत सा काला धन संचय किया है, कैंसर रोगियों के लिए अस्पताल का निर्माण करता है और स्वयं दलितों का मसीहा होने का दिखावा करता है, यह कैसी भूमिका है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन लेते हैं। भूमिका विलयन, मिथ्या भूमिका, ये भूमिका विन्यास, ये है कृत्रिम भूमिका, यानी दिखावा तो कर रहा है, तो आर्टिफिशियली वो मसीहा बन रहा है। अगला, सांस्कृतिक विश्लेषकों में कालानुक्रम अभिविन्यास उपस्थित नहीं है, यानी सीरीज उपस्थित नहीं है। कौन से कंसेप्ट के अंतर्गत ही कहा जा रहा है ऐसा है? पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक विशेषता के सिद्धांतों में, विकासवादी सिद्धांतों में, विसरण के सिद्धांतों में, संरचना के सिद्धांतों में। तो ऐतिहासिक विशिष्टता के सिद्धांतों में कालक्रम अभिविन्यास उपस्थित नहीं मिलता, बिल्कुल ठीक है। अगला, पार्सन्स के अनुसार अभिप्रेरणात्मक अभिविन्यास के 3 प्रकार हैं, कौन सा इनमें से एक शामिल नहीं? 4 दे रखे हैं, इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं? तो अनुशंसात्मक विन्यास नहीं, संज्ञानात्मक है, मूल्यांकनात्मक है और जो है डिस्क्रिप्टिव है। क्लार्क विजलर ने प्रदर्शित किया कि संस्कृति के प्रत्येक प्रतिबंधित क्षेत्र में विसर्जन का एक क्षेत्रीय केंद्रबिंदु पहचाना जा सकता है। 2 संस्कृति क्षेत्रों की सीमाओं पर रहने वाले लोगों में दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं? इन दोनों को कहेंगे सीमांत क्षेत्र। आप लोग कमेंट करके बताइए, सीमांत मानों का कंसेप्ट किसने दिया? सीमांत मानों का कंसेप्ट किसने दिया? कमेंट करके बताइए, मैं पहले ही बता चुका हूँ अपने लेक्चर में। अगला, विसरण यानी डिफ्यूज़न, यानी सरल भाषा में प्रसार संभव है। यह तथ्य दर्शाता है कि विकास एक दोषपूर्ण सिद्धांत है, गलत। समाज में जेनेरिक संगठक नियत के हैं, गलत। विकास हूबहू एक रेखीय नहीं हो सकता, बिल्कुल सही, विकास बहुरेखीय होता है। अगला प्रश्न 87, इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक उस स्थिति को आवृत्त करता है जहां एक दूरदर्शन विवरणकार एक क्रिकेट मैच का वर्णन रेडियो विवरणकार की तरह करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो विसरण तो नहीं कहेंगे, संचरण अवरोध नहीं कहेंगे, सांस्कृतिक पश्चता नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे तकनीकी पश्चता, यानी कि तकनीकी विलंबना। और सांस्कृतिक विलंबना की बात किसने की? कमेंट करके बताइए, पहले बता चुके हैं। 88 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? नवजात केंद्रवाद क्या निर्दिष्ट करती है? ये कंसेप्ट समनर ने दिया है। इसका मैं 20 बार मतलब बता चुका हूँ, फिर एक बार बता दे रहा हूँ। अपनी संस्कृति को दूसरे की संस्कृति से बेहतर समझना। पहला, दूसरे समूहों के सांस्कृतिक गुणों को समाधान करने को नहीं, यानी उसको नहीं हम अपनाएंगे। परंपरागत संस्कृति को बनाए रखने और थामे रहने की सांस्कृतिक समूह को नहीं, इस मनोवृत्ति को कोई उसकी संस्कृति या समूह दूसरे से श्रेष्ठ है, बिल्कुल सही। अगला, किसने सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक रूप में अंतर किया? तो इसका जवाब है रेडक्लिफ ब्राउन। सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक स्वरूप में अंतर किया रेडक्लिफ ब्राउन ने। इरावती कर्वे के अनुसार दक्षिण संगोत्रता का क्षेत्र कैसा है? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इनकी पुस्तक है। इरावती कर्वे ने उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व पश्चिम नातेदारी का अध्ययन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, मैं इसके लेक्चर के पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। इन्होंने ये प्रश्न डिटेल में आया हुआ कोया, गोल्ड और उरांव जनजाति का अध्ययन किया है। अगला प्रश्न, इसमें कहा जा रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है? सामाजिक हायरार्की, ये सामाजिक स्तरीकरण शब्द है भूगर्भ विज्ञान से, जियोलॉजी से आया है और ये इसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं। इस पर लेक्चर एक बनाना है अभी मुझे। तो ये कह रहे हैं, ये जो है इसके बारे में कह रहे हैं कि समाज का अधिश्रेणिक विभाजन है, बिल्कुल ठीक है।
लोगों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, ठीक है। समाज के समूहों में विभाजन का संविदात्मक व्यवस्था है, गलत। संविदात्मक नहीं, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जैसे भूगोल में सियाल सीमा निफे आते हैं, जैसे वर्गीय आधार पर उच्च वर्ग और निम्न वर्ग आता है। इस तरीके के कंसेप्ट हैं, सोशल हायरार्की को जस्टिफाई करते हैं। या ब्यूरोक्रेसी में ऊपर कैबिनेट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, है ना, ये सब चीज़ें। सबसे नीचे चपरासी, ऊपर बाबू, ये है हायरार्की। 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों पर विचार की, फिर नीचे दिया है इनमें से किन समाजशास्त्रियों ने सामाजिक स्तरीकरण के मार्क्सवादी और प्रकारवादी सिद्धांतों के मध्य समाधान प्रस्तुत किया। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें मेल्विन ट्यूमेन ने किया है और गेरहार्ड लास्की ने किया है। मेल्विन ट्यूमेन और लास्की ने, याद रख लीजिएगा, प्रश्न अच्छा है। मर्टन एक समूह तथा सदस्यता की 3 विशेषताएं बताते हैं। मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समूह की विशेषता नहीं है? पहला, अन्योन्य क्रिया की आवृत्ति, बिल्कुल सही है। अन्योन्य क्रियारत व्यक्ति जो अपने को खुद सदस्य मानते हैं, ठीक है। अगला, अन्योन्य क्रियारत व्यक्ति जो दूसरों के द्वारा समूह के सदस्य माने जाते, सही है। सभी अभीष्ट सामाजिक क्रियाकलाप, ये इसको नहीं मानते हैं। मर्टन प्रकट प्रकार, अप्रकट प्रकार, प्रकारवाद, दुष्प्रकारवाद, मिडिल रेंज थ्योरी, ये सब कंसेप्ट मर्टन ने दिए हैं। आपको मैंने पहले बता दिया इनके बारे में। अगला 94 नंबर प्रश्न, इसमें क्या कहा गया भाई? पॉलिन कोलिंडा ने भारत में नाभिकीय यानी न्यूक्लियर यानी एकाकी परिवार के कुछ संगठन कोटियाँ दी। निम्नलिखित में से कौन सी कोलिंडा द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है? यानी कि कौन सा विचार कोलिंडा ने नहीं दिया है? तो अनुपूरित नाभिकी, एकल व्यक्ति गृहस्थी, उपनाभिकी, अनुपूरित वंशज, ये कंसेप्ट नहीं दिया है। 95 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? यह दृष्टि की वर्ण व्यवस्था एक व्यवस्था है तथा जाति व्यवस्था एक वर्गात्मक योजना है, इसे किसने व्यक्त किया है? पहला ऑप्शन ले लेते हैं, मैकेमेरियट, मिल्टन सिंगर, एंद्रे बेते, दीपांकर गुप्ता। इसका जवाब लगेगा एंद्रे बेते को। एंद्रे बेते को भारत का क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए। अभी 2 घंटे पहले लेक्चर में बता चुके हैं। अगला, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करो। कौन सा जटिल संगठन के तत्व हैं? तो इसमें पहला, तादात्म्यकृत लक्ष्य, ठीक है। प्रदत्त भूमिकाएं नहीं होंगी, आजीवन सदस्यता नहीं होगी, ऐच्छिक सदस्यता होगी, सदस्यता संरचना भी होगी, नियमों का विन्यास भी होगा। तो इस तरीके से 96 नंबर क्वेश्चन का लगेगा डी। विन्यास का मतलब होता है फैलाव या विस्तार। अगला प्रश्न, इसमें कहा गया है, लंबा प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करिए। फिर ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें कहा जा रहा है मर्टन के अनुसार कौन से वे प्रकार द्वय हैं जो प्रत्याशी समाजीकरण द्वारा निष्पादित होते हैं? बिल्कुल ठीक। पहला, समूह में किसी व्यक्ति के प्रवेश के लिए सहायक होना, बिल्कुल ठीक है। हम उच्च वर्ग बनना चाहते हैं, संदर्भ समूह बनना चाहते हैं, हम ऐसा करेंगे। प्रत्याशा पहले से वैसे भाव रखेंगे। IAS ऑफिसर बनना या जो है दूसरे किसी नेता बनना, तो आप ऐसी कोशिश करेंगे। फिर किसी सदस्य के किसी समूह का अंग बन जाने के बाद उनमें सामंजस्य का होना आसान है, ये भी ठीक है। सदस्य समूह के अंतर्गत सदस्य की स्थिति सुदृढ़ करना, गलत। एक उपांत व्यक्ति बनने के परिणत करना, ये भी गलत। मार्जिनल मैन नहीं बनना है। तो इसका जो जवाब होगा सी, पहला और दूसरा सही है। अगला प्रश्न, कौन सा एक वर्गों या गिरोह जातियों में सामान्य है? जागीर जाति में सामान्य है। पहला, अधिश्रेणिक के रूप में व्यवस्थित होना, दूसरा श्रेणी के ऊपर व्यवस्थित करना, तीसरा है अधिश्रेणिक के रूप में व्यवस्थित अनुवांशिक समूह। 99 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? यह विचार किसने रखा कि प्राथमिक समूह हमारे लोकतंत्र के जनन स्थल तथा हमारी निष्ठाओं की परिचारिका हैं? ऑप्शन ले लेते हैं। ये कहा गया मैकाइवर द्वारा, हमारे लोकाचारों के जन्म स्थल तथा हमारी निष्ठाओं की परिचारिका, मैकाइवर ने ऐसा कहा है। 100 नंबर प्रश्न पर आते हैं।
इसमें कहा जा रहा प्राथमिक समूह का निर्माण कौन करता है? कारागार के सभी प्रवासी नहीं, गलत। रहने वाले। अन्नागारोपण श्रमिक नहीं, ये भी नहीं। माँ बाप और उनके बच्चे। अब ये क्यों नहीं? क्योंकि ये द्वितीयक समूह है, बेसिकली ये सारे अर्ध समूह हैं। अगला प्रश्न, वर्ग और परिस्थिति में मुख्य अंतर बताओ, यानी क्लास और स्टेटस में अंतर बताने की बात है। पहला ऑप्शन, वर्ग आर्थिक समूह को निर्देश करता है, परिस्थिति परिवार की आनुवंशिक नहीं। वर्ग प्रदत्त वर्ग उत्पादन के साधनों के स्वामी से जुड़ा हुआ है और परिस्थिति जीवन शैली से, ये भी गलत। वर्ग व्यक्तिगत शक्ति को निर्दिष्ट करता है, परिस्थिति व्यक्ति द्वारा उपभोग किए जाने वाले पदाधिकारियों से, यही सही है, ये भी गलत है। 102 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कहा जा रहा है एक विवाहित दंपति दूल्हे की मां के भाई के साथ रह रहे हों तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के आवासीय नियमों का वह दंपति पालन करते हैं? ऑप्शन ले लेते हैं। मातृस्थानी नहीं, नवस्थानी नहीं, पितृस्थानी नहीं, मातुल स्थानी। नातेदारी से क्या अभिप्राय? 103 नंबर क्वेश्चन में। समरक्त संबंधियों के बीच नहीं, विवाह से जुड़े संबंधियों के बीच नहीं, तीन पीढ़ियों से नहीं। समरक्त तथा विवाह से जुड़े संबंधियों के बीच को कहा जाता है नातेदारी, मतलब खून के रिलेटिव, वो ब्लड के रिलेटिव, ससुराल वाले और घर की तरफ के लोग, फादर और मदर की साइड के लोग। 104, व्यापारियों और पेशेवरों की अवैध गतिविधियों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है सफ़ेद पोश अपराध, व्हाइट कलर क्राइम। कंसेप्ट किसने दिया? कमेंट करके बताइए, मैं ही बता दे रहा हूँ, सदरलैंड ने। अगला, वेबर के कार्य वर्गीकरण में क्या शामिल है? क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं, लक्ष्य से संबंधित तार्किक, कार्य मूल्य से संबंधित तार्किक क्रिया, भावनात्मक क्रिया, परंपरागत क्रिया, यही शामिल है भैया, बी ऑप्शन। इसी को लगाओ, आगे बढ़ो, ये दोनों गलत हैं। 106 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? वह प्रक्रिया जिसमें विभिन्न सामाजिक परिवेशों के तहत प्रतिमान और नियम उचित होते हैं, निश्चित रूप से धारण करते हैं, क्या कहलाती है? समाजीकरण, संस्कृतिकरण, अंतःक्रिया, संस्थागतीकरण कहा जाता है इसको। अगला, अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी पैमाना किसने दिया है? तो ये बोगार्ड्स ने दिया, सोशल डिस्टेंसिंग पैमाना बोगार्ड्स का है भाई, और इसके बारे में डिटेल में बता चुके हैं पहले। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वभाषी या प्रत्याशी समाजीकरण का उदाहरण है? पूर्वभाषी जैसा बनने की कोशिश करें वैसे ही आप रहने लग जाएं। विवाहोपरांत पति के परिवार में यथावत अनुकूलन के लिए माता पिता द्वारा विवाहित पुत्रियों का समाजीकरण, कि भाई जाना, ससुराल में कैसे रहना, किसी को जवाब मत देना, सास ससुर की बातें मानना, है ना, ये सब बातें, ये सब गलत हैं। 109 नंबर प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इसमें पहला नंबर प्रश्न है, मतलब पहला पॉइंट है, इसमें कहा जा रहा है कि सामाजिक रूप से मान्य व्यवहार को मानदंड को प्रतिमान कहते हैं, जबकि क्या अच्छा है, सही, विवेकपूर्ण या हितकारी है, इसके बारे में विचार को मूल्य कहते हैं। ठीक है। प्रतिमान सदैव लागू अनुज्ञाओं को अनुदोतित करते हैं, मतलब अनुमति प्रदान करते हैं, जबकि मूल्य के साथ यह नहीं है, साथ होना ऐसा नहीं है। मूल्य सामान्यतः या आम होते हैं, परंतु प्रतिमान विशिष्ट होते हैं, ये भी सही है। प्रतिमान सांस्कृतिक विशेषता है, जबकि मूल्य ऐसे नहीं है। तो इस तरह से सभी सही हो गए। अगला 110 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है मित्रों? इसमें कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति विशेष के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक संदर्भ समूह है? पहला, वह समूह जिसका व्यक्ति सदस्य है या नहीं है, जिसका व्यक्ति सदस्य है या नहीं है ना, यानी कि आप संदर्भ समूह जैसा बनना चाहें वैसा, हाइमन द्वारा दिए गए कंसेप्ट, इसको माल्टा ने यूज किया। अगला 111 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला ऑप्शन लेते हैं, सामाजिक क्रियाएं सदैव सहचारी होती हैं, गलत, सदैव नहीं होती। सामाजिक क्रियाएं सदैव विघटनकारी होती हैं, ऐसा भी नहीं है।
फिर सामाजिक क्रियाएं सहचारी विघटनकारी दोनों होती है, यानी समाज में सहयोग संघर्ष दोनों पाया जाता है, एकदम ठीक है। 112 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला ऑप्शन, व्यक्ति विशेष का यह कार्य भूमिका कहलाता है जो उसके पद से जुड़े दायित्व को निभाने के लिए किया जाता है, ठीक है, पहला पॉइंट सही हो गया। दूसरा पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि उस स्थिति को भूमिका संघर्ष कहते हैं जिसमें व्यक्ति विशेष के समक्ष अनुकूल भूमिकाएं आती हैं, ये भी ठीक है। तीसरा, विभिन्न समूहों में विभिन्न पदों पर आसीन व्यक्तियों की विभिन्न भूमिकाएं भूमिका पटल कहलाती नहीं, भूमिका पटल बिल्कुल नहीं कहलाती हैं, भूमिका बहुलता कहलाती हैं। चौथा, सामाजिक संरक्षण व्यवस्था में व्यक्ति विशेष के पद को परिस्थिति कहते हैं, ठीक है, 1 2 4 सही हो गए। अगला 113 नंबर में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित भूमिका पटल को सही परिभाषित करता है। पहला ऑप्शन, विभिन्न परिस्थितियों वाले व्यक्तियों की विभिन्न भूमिका गलत, विभिन्न हैसियत में एक ही व्यक्ति की विभिन्न भूमिकाएं गलत, एक ही हैसियत में एक व्यक्ति की अनेक भूमिकाएं गलत, एक ही परिस्थिति वाले अनेक व्यक्तियों की समान भूमिकाएं, ये सही है। अब इसमें मैच कराना है। प्राथमिक समूह कोले का दिया हुआ है, संदर्भ समूह मर्टन का दिया हुआ है, अंतः समूह बाह्य समूह समनर का दिया है, सांख्यिकी समूह बर्डस्टेड का दिया है, यानी बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, सी ऑप्शन सही हो गया। इसमें सांख्यिकी समूह वाला याद कर लीजिएगा, बाकी तो सही है, सिंपल है। अगला 115 नंबर में कहा जा रहा है, चिकित्सा शास्त्र के छात्र की क्रमिक रूप से आने वाली अब इंटर्न, रेसिडेंट और स्वतंत्र परिस्थिति को समाजशास्त्री शब्दों में क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा परिस्थिति क्रम से सब चीज़ें आएंगी। पहले आप स्टूडेंट बनेंगे, तब इंटर्न होंगे, फिर रेसिडेंस मिलेगा। अगला प्रश्न है, ऐसी सामाजिक परिस्थिति की प्रक्रिया जिसमें 2 या अधिक विरोधी समूह जब आगे लड़ाई न करने का संकल्प करते हैं, झगड़े के कारणों को बिना निपटाए एक दूसरे के साथ अनुबंधित होते हैं या जुड़ते हैं, पारस्परिक आधार पर कुछ लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है समायोजन। और ऐसी स्थिति में मैं बता देता हूँ, दोबारा संघर्ष होने की संभावना है। सरल भाषा में 2 लोग लड़ रहे हैं, उन्हें 2 आदमी आकर समझा दें, मामला सॉर्ट आउट ना हो, बाद में फिर वो लड़ जाएं, ऐसी स्थिति। 117 सांस्कृतिक सापेक्ष क्या है? इसको भी पहले बता चुके हैं। अन्य संस्कृतियों का मूल्यांकन अपनी संस्कृति के अनुसार करना गलत। हर समाज का मूल्यांकन उसकी परिस्थितियों और उसके मूल्यों के अनुसार होता है, बिल्कुल ठीक है। अगला, समसामयिक समाज का मूल्यांकन उसके अतीत के अनुसार किया जाता है, गलत। क्रियाएं जो कुछ समाजों में नैतिक होती हैं वही दूसरे समाजों में नैतिक होती हैं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, उस सांस्कृतिक निकाय या तंत्र जिसमें सांस्कृतिक तत्व विषम गति में से बदलते हैं और भौतिक व अभौतिक पक्ष के बीच सामंजस्य भंग हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सांस्कृतिक विघटन। सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्था के साधन में अगर ऐसी दिक्कतें आ जाएं तो उसे कहा जाता है सांस्कृतिक विघटन। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है भाई, इसको देखते हैं फटाक से। इसमें कहा जा रहा है, सामाजिक समूह सामाजिक श्रेणी में भेद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण है? पहला, समूहों का आकार, पारस्परिक संप्रेषण। अगर ये बिल्कुल सही है। आप अपने बराबर के लिए फ्रेंड जैसा व्यवहार रखते हो, समान व्यवहार रखते हो, ऊंचे से व्यवहार रखते हो तो अंतर करते हो, निम्न वाले से व्यवहार रखते हो तो अलग तरीके से व्यवहार रखते हो। 120 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है फ्रेंड्स? इसमें कहा जा रहा है कि
निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। संस्कृति सीखी जाती है, बिल्कुल, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। फिर अगला, संस्कृति अभौतिक होती है, यह गतिशील है। तो संस्कृति गतिशील उतना नहीं होती, 1 2 3 होगा। संस्कृति को वाहक बनाया जाता है। अगला 121 नंबर प्रश्न, हार्बर्ट स्पेंसर के नाम से कौन सा जो है जुड़ रहा है? सी ऑप्शन, सैन्य समाज, जिसको मिलिटेंट सोसाइटी या यूजो समाज भी कहते हैं, ये होगा। गेमिंसाल गिफ्टसाल टैवनिच प्रस्तुत करते हैं। 122 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है भाई? कौन सा कथन सही है? तो इसमें प्राथमिक समूह कभी भी गौड़ समूह से नहीं निकल सकते, ठीक है, ये गलत है। प्राथमिक समूह गौड़ समूह से निकल सकते हैं, ये भी गलत है। नहीं, प्राथमिक समूह गौड़ समूह से निकल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। प्राथमिक समूह अलग होते हैं जिनमें हम की भावना पाई जाती है, अनौपचारिकता होती है। गौड़ समूह अलग होते हैं। कुल इन्हें दोनों की बात करी, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, गलती है। अगला 123 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पशु समाज की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा मानव समाज की सुस्पष्ट विशेषता है? तो इनकी एक संस्कृति होती है, यही अंतर है पशुओं और मनुष्य में। 124 नंबर प्रश्न, एक निश्चित प्रकार के आदेशों अथवा नियंत्रणों के अधिकारों के औचित्य को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सत्य है, ये सत्य है। और लास्ट प्रश्न, कौन सा एक सुमेलित है? तो इसमें कहा जा रहा है प्राथमिक समरसता रक्त से जुड़ी होती, बिल्कुल सही, जैसे माँ और बेटे के संबंध प्राथमिक हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने बात करी है टॉप 50 क्वेश्चंस पर। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन करिए। कल एक डिटेल एनालिसिस डाली जाएगी। आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, तभी जाकर कुछ होगा, अदरवाइज कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मस्त रहो, व्हाट्सएप मीम्स देखते रहो आप लोग, ठीक है। कमेंट इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए कि जो मैंने क्वेश्चन डाले 7-8% लोगों ने सही आंसर किया। बहुत वो पुअर सिचुएशन है, जो भी कैंडिडेट ऐसी स्थिति में हैं जो एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, निकालना चाहते हैं, तो वो कम से कम ज़रूर जो है कोई ना कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें। और अगर वो मेरे साथ आते हैं तो उन्हें बेस्ट पर्सनल जो है गाइडेंस दिया जाएगा। ये मेरी तरफ से एश्योर मैं कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।